RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। 2016 का टीजीटी विज्ञान का पेपर जो आपका 2019 में संपन्न हुआ था, उसके प्रश्नों को हम सोल्व कर रहे हैं, जिनमें से 7 प्रश्न जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये हमने पहले ही सोल्व करके आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं। अब पिछली वीडियो में हमारा जो 8वां क्वेश्चन था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वह क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाया था, तो आज की वीडियो में हम आपको उस 8वें क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चन प्रस्तुत करके दिखाएंगे, उनको किस प्रकार से सोल्व किया जाएगा इसकी जानकारी देंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया गया था ईंट और पाइन लकड़ी की उसमें चालकता क्रम से 0.6 और 0.13 वाट प्रति मीटर डिग्री सेल्सियस है। कितनी मोटाई की ईंट में 5 सेंटीमीटर पाइन की जितनी ही ऊष्मा रोधन क्षमता होगी? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 23 सेंटीमीटर, 4.6 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करके कि किस प्रकार से इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। पिछली वीडियो में इस क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ टेक्निकल इश्यू होने के कारण ये क्वेश्चन अधूरा रह गया था, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो आइए आज हम इस क्वेश्चन को पूरा कर लेते हैं। इस क्वेश्चन के बारे में अभी आपको जानकारी दे ही दी गई है, तो जिसमें दिया हुआ है कि ईंट की ऊष्मा चालकता जो है वो 0.6 है, पाइन की 0.13 है। अब क्वेश्चन में ये पूछा है कि पाइन की 5 सेंटीमीटर मोटी परत की मोटी लकड़ी की जो अवरोधन क्षमता है, उतनी ही अवरोधन क्षमता कितनी मोटी ईंट की होगी। इसके लिए जो हमारा सूत्र होता है एक्चुअल में वो होता है H = KA × θ1 - θ2 अपॉन L के बराबर होता है। यहाँ पर जो H होता है वो Q/T के बराबर होता है। यानी अगर किसी भी पदार्थ से हम ऊष्मा प्रवाहित करते हैं तो एकांक समय में प्रवाहित होने वाली ऊष्मा की दर इस प्रकार से प्रदर्शित की जाती है। तो यहाँ पर अगर H समान ऊष्मा के लिए हम लेकर चलें, A आपका क्षेत्रफल समान है और दोनों छड़ों के तापमान भी समान है, तो जो ऊष्मा चालकता गुणांक है और लंबाई है दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। ऊष्मा चालकता गुणांक लंबाई पर निर्भर करता है। तो इस आधार पर हमारा सूत्र बन सकता है K1/K2 = L1/L2। जैसे ही यहाँ पर ये वैल्यू रखी जाएगी तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। K1 का मान है 0.6 अपॉन K2 का मान है 0.13, L1 का मान आपको ज्ञात करना है L1 और L2 का मान हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। तो L1 बराबर हो जाएगा, जैसे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3/0.13। जैसे ही पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर ऊपर हम 100 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 300/13। अब जैसे इसको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर आएगा 13 दूनी 26 लगभग 2 आ गया आपका। अब हम इसके साथ के साथ ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में आपको एक तो दिया गया है 23 दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 4.6, एक दिया हुआ है 30 और एक दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखना जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे तो ये आपका 2 आ गया सबसे पहले। तो इन 2 में जो शुरुआत में 2 है वो आपका केवल 23 में है, तो इसलिए आपका सबसे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही इसके लिए मान लिया जाता है। तो इस प्रकार से आप कैलकुलेशन करके इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब इसके पश्चात देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को भी। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि 127 डिग्री सेल्सियस पर एक 8 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर आयताकार धातु की प्लेट E जूल प्रति सेकंड ऊर्जा का उत्सर्जन करती है। यदि उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों आधी कर दी जाती हैं और तापमान को 327 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया जाता है तो उत्सर्जन का दर जूल प्रति सेकंड में क्या हो जाएगा? इसके लिए 4 ऑप्शन दे दिए, 27/8E, 61/64E, 10/9E और 9/4E। तो देखते हैं इसमें क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि 127 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर दे दिया गया 127 डिग्री सेल्सियस पर एक 8 सेंटीमीटर गुना 4 सेंटीमीटर आयताकार धातु की प्लेट, क्षेत्रफल A दे दिया 8 गुना 4 सेंटीमीटर इस्पात।
आयताकार धातु एक प्लेट है, वो ई जूल प्रति सेकंड ऊर्जा उत्पन्न करती है। ऊर्जा जो उत्सर्जन है वो ई का मान ई के रूप में ही दे दिया, ये जूल प्रति सेकंड ऊर्जा उत्पन्न करती है। यदि उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों आधी कर दी जाए, लंबाई भी और चौड़ाई भी, यानी अगर L1 हमारा L था तो L2 हमारा कर दिया गया आधा, चौड़ाई B1 हमारी B थी तो B2 कर दी गई B/2। तो इस आधार पर अगर ये A1 है तो A2 हमारा हो जाएगा 8 चौक 32 जो था वो यहाँ पर हो जाएगा 4 दूनी 8 के रूप में, क्योंकि 2 दूनी 4, चौथा ही हो जाएगा टोटल वैल्यू, तो ये 8 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा अक्ष क्षेत्रफल। और फिर कहा गया है और तापमान को 327 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया जाता है। ये T1 था और T2 दे दिया गया 327 डिग्री सेल्सियस के मान तक बढ़ा दिया गया है। तो जो उत्सर्जन की दर है वो क्या होगी, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक दिया हुआ है 27/8E, पहला ऑप्शन जो है। दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ है इसमें 81/64E के करीब। और तीसरी वैल्यू दी हुई है इसमें 10/9E और चौथी वैल्यू दी हुई है 9/4E। इस प्रकार से 4 ऑप्शन इस क्वेश्चन में आपको दिए गए थे। अब यहाँ इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए देखिए एक फॉर्मूला आप लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे, न्यूटन का शीतलन नियम। न्यूटन का शीतलन नियम, इसके साथ साथ स्टीफन का एक नियम भी है। इन दोनों नियमों को जब आप तैयार करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब क्वेश्चन की तैयारी करते हैं तो न केवल एक क्वेश्चन बल्कि अन्य क्वेश्चंस को भी उसके साथ लेकर चलेंगे, हमें इस प्रकार से अपनी तैयारी करनी होगी। तो न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार क्या होता है भाई, जब भी किसी वस्तु का जो तापमान होता है अगर वातावरण के तापमान से अधिक है तो वो धीरे धीरे ऊर्जा को उत्सर्जित, ऊष्मा को उत्सर्जित करती रहती है जब तक कि वो वातावरण के साथ साम्यावस्था में न आ जाए। इसी के साथ साथ न्यूटन के शीतलन नियम के साथ ही एक वैज्ञानिक थे स्टीफन, उन्होंने भी अपना नियम दिया था जो कि न्यूटन के शीतलन नियम का गणितीय रूप हो सकता था। उसके अनुसार उन्होंने कहा था कि किसी भी वस्तु से अगर ऊर्जा उत्सर्जित होती है तो वो बराबर होती है एक नियतांक, स्टीफन नियतांक, गुना वस्तु का जो क्षेत्रफल है उस पर निर्भर करती है और उसके तापमान की चौथी घात पर निर्भर करती है। ये इनका स्टीफन का नियम था। उसकी लंबाई पर भी निर्भर करेगी क्योंकि क्षेत्रफल लंबाई पर डिपेंड कर देता है, आयतन पर भी डिपेंड करेगा अगर बाई चांस वो वस्तु आयतनात्मक रूप में ली गई है तो वो बात अलग है। यहाँ पर हमें क्षेत्रफल दिया है तो हम केवल क्षेत्रफल के रूप में ही लेकर इसको चलेंगे। लेकिन यहाँ जो टेम्परेचर है वो केल्विन में होना चाहिए, जबकि यहाँ दिया हुआ है आपका सेल्सियस में। तो सेल्सियस को केल्विन में जब भी बदलेंगे तो उसमें अगर हम 273 जोड़ दें तो वो हमारा केल्विन में हो जाता है। तो यहाँ देखिए 127 में अगर हम 273 को जोड़ेंगे तो ये लगभग आपका हो जाएगा 400 केल्विन, और टेम्परेचर को 327 में अगर 273 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 600 केल्विन के बराबर। तापमान का जो मात्रक होता है वो हमने डिग्री सेल्सियस पढ़ा है, डिग्री फ़ारेनहाइट पढ़ा है, लेकिन ध्यान रखने की बात है कि केल्विन के साथ हम डिग्री का प्रयोग नहीं करते। इसी प्रकार से एक रिचर पैमाना और होता है, उसमें भी हम डिग्री का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन केल्विन के साथ रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है वैज्ञानिकों के अनुसार जो निर्धारित किया गया है वो यही है कि केल्विन के लिए हम कभी भी डिग्री का प्रयोग नहीं करते और केल्विन पैमाने को परम ताप पैमाना, एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो कहा जाता है वो केल्विन पैमाने को ही कहा जाता है। और जो केल्विन पैमाना होता है उस पर माइनस का टेम्परेचर कभी नहीं लेते। डिग्री सेल्सियस पर आपका माइनस का हो सकता है, फ़ारेनहाइट आपका माइनस का हो सकता है, रिचर भी माइनस का हो सकता है, लेकिन केल्विन पैमाना कभी माइनस का नहीं होता। तो यहाँ पर अब इस फॉर्मूले के अनुसार अगर हम लेकर चले तो दो कंडीशन है हमारी। E1 में हमें E दिया हुआ था तो E2 आपको पूछा है, तो यहाँ पर E1 अगर लेकर चले E1/E2 तो वो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा A1/A2 इंटू T1/T2 की पावर 4। इस प्रकार से यहाँ पर हम ये वैल्यू और रख सकते हैं। तो रखिए भाई A1 आपका था 8 गुणा 4, T1 आपका आ गया 400, अपोन में ले दिया जो आपका A2 था वो 8 हो गया, टोटली 8 लिख लीजिए 8 और इनटू ये हो जाएगा आपका 600 और इसकी पावर 4 कर देंगे।
2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, तो जैसे इसको लिखेंगे 8 से 8 कैंसिल, बाकी जो बच गया आप उसको लिख लीजिए, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो ये बच गया 4, ये बच गया आपका 4 गुना 2 की पावर 4, ये हो जाएगा आपका 4 चौक 16 के बराबर, अपॉन ये आ जाएगा 3 की पावर 4 यानी 81 के करीब ये आपका आ जाएगा, जो वैल्यू हमने E1 अपॉन E2 ली है। लेकिन हमें वैल्यू निकालनी है E2 की, तो वो आ जाएगी 81 अपॉन 16 चौक 64 E के बराबर, यानी पहली ऊर्जा जो है उसका 81/64वां भाग या इतने गुना उसकी वैल्यू आ जाएगी। जैसे तापमान बढ़ा तो ऊर्जा के उत्सर्जन की दर भी बढ़ जाएगी, यानी उससे उतनी ही ज्यादा ऊष्मा उत्सर्जित होगी वातावरण के साथ साम्यावस्था में आने के लिए। तो यहाँ पर आपका ये सेकंड ऑप्शन 81/64E ये वैल्यू आपकी सही ले ली जाएगी। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो सेकंड ऑप्शन तो आ गया, लेकिन अगर आपकी समझ में अगर कहीं कोई बात रह जाती है जो नहीं आई है और आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए अब इसके पश्चात हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि अनुप्रस्थ तरंगों की एक किरण जिसके कंपन उसकी गति की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में होता है। मानकर चलिए कोई किरण इस प्रकार से गति कर रही है इस दिशा में, तो ये तो किरण की हो गई संचरण की दिशा, गमन की दिशा। अब इस दिशा के संभव सभी दिशाओं में वो कंपन कर रही है, यानी वो इसके ऊपर लंबवत कंपन कर रही है, इस प्रकार से इस दिशा में कंपन कर रही है और इस खुद दिशा में संचरण की दिशा में भी गति कर रही है, यानी वो सभी दिशाओं में कंपन कर रहे हैं प्रकाश के कण। तो उसमें फिर 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनके बारे में आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि वो ध्रुवीकृत होती है, ध्रुवीकृत जिसको इंग्लिश में पोलराइज्ड कहा जाता है, पोलराइज्ड लाइट। दूसरा कहा गया है ऑप्शन इसमें कि वो अध्रुवीकृत होती है, अध्रुवीकृत। तीसरे पॉइंट में कहा गया है कि वो खंडित है और चौथे पॉइंट में दिया हुआ है कि वो विवर्तित है। विवर्तन, विवर्तन आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन पहले मैं इन चारों पॉइंट्स को एक बार एक्सप्लेन कर दूं, फिर आप लोग देख लेना कि ये जो आपकी तरंग है वो किस प्रकार की है। जबकि क्वेश्चन में कहा गया है कि वो सभी संभव दिशाओं में कंपन कर रही है। भाई अगर हम दिशाओं की बात करें तो टोटल दिशाएं कितनी होती हैं, क्या आपको मालूम है? टोटल दिशाएं होती हैं 10 सामान्य तौर पर, जिनको कहा जाता है। हमने अभी तक 4 दिशाओं के बारे में जानकारी की थी, जो कि आपकी होती है पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। 4 दिशाएं तो हो गई ही हैं, जिनको हम आगे, पीछे, बाएं, दाएं इस प्रकार से कह सकते हैं। लेकिन 2 दिशाएं ऊपर नीचे भी होती हैं, 2 ही हो गई, और 4 दिशाएं इनके बीच में भी, जो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण है, इनके बीच में भी दिशाएं हम ले सकते हैं। उनके नाम अलग अलग है, चलिए वो यहाँ पर नहीं लेते, वो ज्यादा बड़ा टॉपिक हो जाएगा। तो यहाँ पर अब ध्रुवीकृत पोलराइज्ड लाइट, पोल किसको कहते हैं? पोल, पोल मीन्स होता है ध्रुव। जैसे कि पृथ्वी में भी आपके 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। एक्चुअल में पोल माने होता है खंबा, इस प्रकार से लंबा। तो खंबा और पोल में क्या संबंध है, उसको पोल क्यों कहा गया? पोल का एक तात्पर्य अर्थ किनारा भी होता है, छोर भी होता है। तो पृथ्वी के 2 छोर, 2 किनारे हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो ध्रुवीकरण से तात्पर्य ऐसी प्रकाशीय किरण से है जिसमें 2 ध्रुव हों, 2 किनारे हों, यानी प्रकाश के कण केवल एक निश्चित तल के लंबवत ही कंपन कर रहे हों। इस प्रकार की लाइट पोलराइज्ड लाइट कहलाती है, ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। और जब प्रकाश के कण सभी संभव दिशाओं में गति कर रहे हैं, जिस प्रकार से एक गेंद होती है, गेंद में हम कोई किनारा नहीं कह सकते, छड़ में हम किनारा कह सकते हैं, लेकिन गेंद का हम स्टार्टिंग पॉइंट, लास्ट पॉइंट बता नहीं सकते कि कहाँ होता है। तो गेंद में कोई किनारा नहीं होता, वो बिना ध्रुव की होती है, तो इसलिए उसको अध्रुवीकृत प्रकाश कहा जा सकता है, जिसमें कोई किनारा न हो। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर आपका जो प्रकाश दिया हुआ है वो अध्रुवीकृत है, नॉन पोलराइज्ड लाइट होता है। फिर उसके बाद खंडित,
खंड टुकड़े टुकड़े भाग में अगर प्रकाश हो तो उस प्रकाश को खंडित प्रकाश कहा जाएगा। कहीं दिखाई दे रहा, कहीं दिखाई नहीं दे रहा। एक्चुअल में इस प्रक्रिया को व्यतिकरण भी कह देते हैं कि जब प्रकाश की दो किरणें एक दूसरे के साथ चलती हैं बल्कि, तो उनमें कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिक हो जाती है, कुछ पर कम हो जाती है। जहां तीव्रता अधिक हो गई वो आपका चमकदार भाग हो जाता है, जहां तीव्रता कम हो गई वहां अंधकार भी हो सकता है। तो इस प्रक्रिया को कभी कभी व्यतिकरण लिखा हुआ भी मिल सकता है खंडित के रूप में। यहाँ पर इंटरफेरेंस इसको बोल देंगे, फिजिक्स वाले कुछ अच्छे प्रकार से इसको समझ सकते हैं। अगला आता है विवर्तित। विवर्तित मतलब विवर्तन। विवर्तन होता है किसी भी छिद्र के पास प्रकाश का किनारों पर मुड़ जाना। जैसे प्रकाश इस दिशा में आएगा तो यहाँ किनारों पर प्रकाश का मुड़ जाना, ये विवर्तन कहलाता है। भाई अगर प्रकाश बिल्कुल सीधी रेखा में चलता तो उसके सामने हम कोई अवरोध लगा दे तो आगे उसकी छाया उत्पन्न हो जाती है। ये तो प्रकाश के सीधी रेखा में चलने के गुण को प्रदर्शित करती है। लेकिन अगर जैसे हमारे सामने ये दरवाजा आ गया और हम कमरे में अंदर चलते हैं तो दीवार के इस साइड में हमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश ऐसे गया, वो वापस मुड़ गया। तो प्रकाश का वापस मुड़ जाना भी छिद्र से गुजरने के पश्चात वो उसका विवर्तन कहलाता है। लेकिन यहाँ पर विवर्तन नहीं था, यहाँ पर क्या था? आपका अध्रुवीकृत प्रकाश था। अब कभी कभी एक क्वेश्चन इस अध्रुवीकृत प्रकाश के लिए भी आ जाता है कि अध्रुवीकृत प्रकाश को हम ध्रुवित प्रकाश में किस प्रकार से गुजारते हैं। संचरण की दिशा के लंबवत या किसी भी दिशा में कंपन करते हुए प्रकाश को अगर हम एक विशेष निकोल प्रिज्म से गुजार दें। निकोल प्रिज्म होता है क्वार्ट्ज का बना हुआ क्रिस्टल, निकोल प्रिज्म, जिसमें जो तल उपस्थित होते हैं क्रिस्टलों के वो कुछ इस प्रकार से उपस्थित होते हैं कि प्रकाश के एक निश्चित तल के लंबवत कंपन करते हुए कण ही उसके आर पार निकल सके। जैसे कि अगर हम एक चौक को लेकर चले, मान के चलिए प्रकाश के कण कुछ इस टाइप से कंपन कर रहे हैं ऊपर नीचे, और ये हमारे सामने कोई छिद्र आ गया तो प्रकाश इस प्रकार से कंपन करता हुआ रुक जाएगा, वो उसमें को आर पार नहीं निकलेगा। लेकिन अगर कण, प्रकाश के जो कण है वो कुछ इस प्रकार से कंपन कर रहे हैं तो अब ये इस प्रकार से कंपन करता हुआ सीधा इसके आर पार निकल जाएगा। तो केवल एक तल के निश्चित रूप में कंपन करने वाले कण ही दूसरी तरफ निकलेंगे, बाकी सभी जो प्रकाश के कण हैं वो अवशोषित कर लिए जाते हैं इस निकोल प्रिज्म के द्वारा। तो इस निकोल प्रिज्म के द्वारा हम अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित कर सकते हैं। आजकल जो विज्ञान में आपकी फिजिक्स में दिए हुए स्पेसिफिक एपरेटस है, पोलेराइड उनको कह दिया जाता है। पोलेराइड के द्वारा भी प्रकाश को अध्रुवित से ध्रुवित में, नॉन पोलराइज्ड लाइट से पोलराइज्ड लाइट में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसके बारे में हमने आपको विस्तार पूर्वक जानकारी दी। अब क्वेश्चन नंबर 11 के लिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको पूछा है कि किसका द्रव्यमान अधिक है। द्रव्यमान में आपका सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है Fe के 40 ग्राम दे दी गई, 40 ग्राम। उसके पश्चात सेकंड पॉइंट में दे दिया गया एनटीटी पर नाइट्रोजन के ये दे दिए गए 6 मोल, नाइट्रोजन के 6 मोल। उसके पश्चात थर्ड पॉइंट में आपका दे दिया गया है चांदी के 0.2 ग्राम, चांदी के 0.2 ग्राम। और उसके पश्चात कार्बन के दे दिए, कार्बन के 10⁻23 परमाणु। तो देखिए द्रव्यमान पूछा गया है, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम या किलोग्राम होता है। दो राशि आपकी ग्राम में दी हुई है, तो ये तो द्रव्यमान के रूप में ही दे दी, लेकिन एक मोल में दे दिया और एक परमाणु में। मोल ये शॉपिंग वाला मोल नहीं, कभी उसको समझने लगो। यहाँ पर ये दर्जन वाला टाइप का मोल है, जैसे एक दर्जन में 12 होते हैं तो यहाँ पर 6 मोल दिए हुए हैं। एक मोल में परमाणु की संख्या होती है, एक मोल 6.023 गुणा 10⁻23। परमाणु होंगे तो परमाणु आ जाएंगे, अणु होंगे तो अणु। जैसे दर्जन में आपके 12 की संख्या होती है तो एक मोल में इतनी संख्या होती है। अब एनटीपी पर नाइट्रोजन के 6 मोल दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को अगर सोल्व करें तो नाइट्रोजन का अगर हम अणुभार देखें तो अणुभार के बराबर मात्रा को एक मोल कहा जाता है। अणुभार के बराबर मात्रा या द्रव्यमान को
तो नाइट्रोजन 14 परमाणु भार होता है, तो 14 दूनी 28 ग्राम इसका 1 मोल के बराबर होगा। कितने मोल हैं? 6 मोल। तो 28 की अगर हम इसके साथ गुना कर दें तो कितने ग्राम हो जाएगा? 6 से 48, 4 6 दूनी 12 और 4 16, 168 ग्राम के बराबर हो जाएगा। ये ग्राम में हो गया, दूसरा ग्राम में हो गया, तीसरा ग्राम में हो गया। और फिर अब चौथा है कि कार्बन के 10 की घात 23 परमाणु। भाई 1 मोल में कितने परमाणु होंगे? और कार्बन का परमाणु भार होता है 12 ग्राम, तो इतने परमाणु का द्रव्यमान तो हो गया 12 ग्राम। अब इतने 10 की घात 23 परमाणु का 6.023 गुणा 10 की घात 23 परमाणु बराबर कितने होते हैं? 12 ग्राम। तो 10 की घात 23 परमाणु का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा? ये गुणा ये अपोन में ये, तो 10 की घात 23 तो कट जाएगा 12 अपोन 6.023, यानी 6 दूनी 12। लगभग इसको हम 2 ग्राम लिख रहे हैं, वैसे 1.98 वगैरह के आसपास आ जाएगा, लेकिन मैंने लगभग 2 ग्राम को लिख दिया। अब देखिए ये ग्राम में, ये ग्राम में, ये ग्राम में, और लास्ट वाला ये भी आपका ग्राम में। चारों राशि हमारी ग्राम में आ गई, द्रव्यमान के रूप में आ गई। तो अब इसमें हम देख सकते हैं कि किसका द्रव्यमान सर्वाधिक है। तो आप देख सकते हैं कि आपका 168 ग्राम, यानी नाइट्रोजन का जो है एनटीपी पर 6 मोल है, उनका द्रव्यमान सबसे ज्यादा है। अब यहाँ पर कुछ बातें आई हैं जिनको हम एक सीधे से सूत्र के अनुसार लेकर चल सकते हैं। इसमें मोल के रूप में कुछ राशियां आई हैं, थोड़ा सा उसके बारे में आपको जानकारी दे दूं। 1 मोल वो बराबर होता है अणुभार की बराबर मात्रा, और 1 मोल में कणों की जो संख्या होती है वो होती है 6.023 गुणा 10 की घात 23 कण, जिसे अवगाद्रो संख्या भी कहा जाता है। ये 6.023 गुणा 10 की घात 23 कण के बराबर होती है। वे कण आपके आयन हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इनको लेकर चल सकते हैं। 1 मोल का ही तात्पर्य है आपका 22.4 लीटर एनटीपी पर आयतन से भी होता है। किसी भी गैस के 1 मोल का ही आयतन एनटीपी पर 22.4 लीटर होता है। अब इसमें एक सूत्र और होता है, अगर हमें केवल मोलों की संख्या निकालनी हो तो पदार्थ की जो मात्रा दी गई हो ग्राम में, पदार्थ की मात्रा, उसको अगर हम अणुभार से भाग दे दें तो भी हम पदार्थ के मोलों की संख्या को निकाल सकते हैं। अगर मात्रा दी है तो अणुभार से भाग दे दीजिए, नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे। अगर यहाँ पर कणों की संख्या दी हुई है तो इससे भाग दे दीजिए, तब मोलों की संख्या आ जाएगी। अगर कुछ आयतन लीटर में या मिलीलीटर में दिया हुआ है तो उसको इस 22.4 या 22,400 मिलीलीटर से आप लोग भाग दीजिए, तब भी हम मोलों की संख्या को निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से पारस्परिक सॉल्यूशन हम इन दोनों में संबंध स्थापित करके इस क्वेश्चन का निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा 11वां क्वेश्चन, और उसके बारे में जो मुझे व्याख्यात्मक आपका व्याख्यान देना था, जो लेक्चर देना था, उसके बारे में मैं दे चुका। अब इसके बाद हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेकर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कहा है कि एक 2.5 किलोग्राम लोहे की गेंद का व्यास है, एक तो है आपका लोहा और एक तरफ दे दिया आपको एल्यूमिनियम। इन दोनों गेंदों के व्यास दे रखिए और द्रव्यमान दे रखिए। लोहे की गेंद का द्रव्यमान है 2.5 किलोग्राम के बराबर, और एल्यूमिनियम की गेंद है 25 किलोग्राम के बराबर, और दोनों का व्यास समान है, यानी इसका व्यास अगर d है तो इसका व्यास भी d ही है। फिर कहा कि इन्हें ऊपर से नीचे गिराया जाता है, किसी चट्टान से नीचे गिराया जाता है, तो जमीन पर गिरने से ठीक पहले उनका क्या समान होगा। एक ऑप्शन दिया हुआ है त्वरण यानी एक्सेलरेशन, दूसरा दिया हुआ है इसका संवेग यानी मोमेंटम, तीसरा दिया हुआ है आपका गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, सीधा के लिख रहा हूं मैं गतिज ऊर्जा को, और चौथा दिया हुआ है स्थितिज ऊर्जा यानी यू। तो इनमें से कौन सा मान समान होगा ये आपको बताना है। देखिए जब ऊपर से गिराया जाता है तो ऊपर से गिरती हुई वस्तु के लिए सदैव
उसका गुरुत्वीय त्वरण समान होता है, चाहे वो वस्तु कितने भी द्रव्यमान की किसी भी पदार्थ की बनी हुई हो। ये सबसे पहले जो पीसा की झुकी हुई मीनार है उस पर सिद्ध किया था, एक वैज्ञानिक थे, गैलीलियो थे शायद, उन्होंने इसका मान सिद्ध किया था गुरुत्वीय त्वरण का कि जी का मान 9.8 होता है कि ऊपर से गिरती हुई, ये मान निश्चित नहीं किया था उन्होंने, ये निश्चित किया था कि ऊपर से गिरती हुई वस्तु चाहे वो किसी भी प्रकार के पदार्थ की बनी हो उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती, वो केवल पृथ्वी के द्वारा लगाए गए आकर्षण बल पर निर्भर करती है। कोई भी एक पंख और एक गेंद, अगर दोनों को हम एक साथ ऊपर से नीचे डालें, ऊपर से नीचे गिराएं, तो दोनों पृथ्वी पर एक साथ आएंगे यदि निर्वात की उपस्थिति हो तो, क्योंकि वायु की उपस्थिति में पंख पर कुछ न कुछ उत्प्लावक बल लगेगा वायु का, तो वो पंख पर ज्यादा लग जाता है, इसलिए पंख थोड़ा सा धीरे धीरे डोलता हुआ नीचे आएगा, जबकि गेंद सीधे रूप में नीचे की ओर आ सकती है। तो यहाँ पर हम ये मान कर सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन में, वास्तव में फिजिक्स में हम आदर्श शब्द का प्रयोग करते हैं, केमिस्ट्री में भी आदर्श गैस है, आदर्श परमेय होती है, बर्नौली की परमेय है, उसमें आदर्श द्रव का प्रवाह किया जाता है। तो इस प्रकार से अनेक बातें हैं, विलियनों में आदर्श विलियन का प्रयोग किया जाता है। जहां पर आदर्श शब्द लग गया, आइडियल लग गया, वो नेचर में पाया ही नहीं जाता। तो वायु हर जगह पाई जाती है, केवल अंतरिक्ष को छोड़कर, वहां निर्वात है, वहां पर कोई वस्तु हम गिरा नहीं सकते, क्योंकि अंतरिक्ष में उस वस्तु पर किसी दूसरी वस्तु का आकर्षण बल नहीं लगेगा। पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो हम पृथ्वी पर आदर्श कंडीशंस मानकर ही क्वेश्चन करते हैं कि पृथ्वी पर जब इन दोनों वस्तुओं को गिराया जाता है किसी चट्टान से, तो वे पृथ्वी पर जब आएंगी तो इनमें से कौन सा मान समान होगा? तो त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, ऊपर से नीचे गिरती वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण समान होगा। उसका कारण मैंने बता दिया कि कोई भी वस्तु पृथ्वी पर जब नीचे की ओर गिरती है तो उसका वेग सदैव 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ही परिवर्तित होता है। लेकिन संवेग इक्वल टू होता है mv, यानी इनके द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, ये द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, इस कारण दोनों एक साथ समान त्वरण से नीचे गिरेंगे। संवेग mv से डिपेंड करेगा। काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर होता है, ये भी द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। और umgh होता है, ये भी द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। केवल त्वरण ही द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अगर यहाँ पर एक और कह दिया जाता, त्वरण के स्थान पर वेग कह दिया जाता, वेग v, तो वो भी समान होता, क्योंकि दोनों की दोनों मुक्त रूप से गिराई गई है, u बराबर 0 से गिराई गई है, विराम अवस्था से गिराई गई है। फेंकना और गिराना दो अलग अलग बात है। कभी भी कोई वस्तु गिराई जाएगी तो उसके लिए हम प्रारंभिक वेग u बराबर 0 लेकर चलेंगे, और कोई वस्तु फेंकी जाती है तो उसका वेग हम u लेकर चलेंगे, जो क्वेश्चन में आपको दिया होगा। और गति का समीकरण होता है, प्रथम समीकरण v इक्वल टू u प्लस at। गति का तीसरा समीकरण लीजिए, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh है। तो यहाँ पर u तो 0 हो गया, a की जगह जब ऊपर से नीचे की ओर वस्तु गिरती है तो g लेकर चल सकते हैं। तो यहाँ पर या तो उसका वेग समय पर निर्भर करेगा या उसका वेग ऊंचाई पर निर्भर करता है। और जब दोनों एक ही चट्टान से गिराई गई है, समान ऊंचाई से गिराई गई हैं, तो प्रारंभिक वेग समान है, g का मान 9.8 है, तो वेग भी उसका समान ही होगा। तो जो वस्तु ऊपर से नीचे गिराई गई है, त्वरण के स्थान पर अगर वेग आ गया तो वेग भी समान होगा, क्योंकि वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों की विस्तार पूर्वक व्याख्या को भी कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम में आप लोगों को केवल ऑप्शन लगाना है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे इसके बारे में जानकारी होगी, तो आप इन्हें देख सकते हैं कि किसी क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो जहां तक उम्मीद कर रहा हूं मैं, आप लोगों को कुछ न कुछ समझ में आ रहा होगा। मेरा प्रयास थोड़ा बहुत भी अगर कामयाब रहा तो आप लोगों में से कुछ साथी जो अपनी मेहनत करेंगे और मेरे अनुभव का थोड़ा सा फायदा उठाएंगे तो जरूर कामयाबी प्राप्त कर लेंगे। और इस प्रकार से हमने आज की वीडियो में केवल आपको 12 तक क्वेश्चन बताए। अगली वीडियो में हम थोड़े से इससे आगे के क्वेश्चन भी आपको बताएंगे। यदि आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा हो या आपको लगता हो कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं हुआ, तो आप उसका फोटो खींचिए और हमारे कमेंट बॉक्स में भी आप उसको सेंड कर सकते हैं, या फिर मैं आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप आपका कमेंट में दे दूंगा, एक लिंक उसका दे दूंगा, आप उससे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। वहां पर हमारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होती है, हम एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं लेते किसी भी प्रकार का। तो आप अपने क्वेश्चन वहां भेजिए, हम उन क्वेश्चन को सोल्व करके ग्रुप पर डाल सकते हैं। आपके क्वेश्चन से हो सकता है किसी अन्य को भी
फायदा हो, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको अटका है हो सकता है किसी और से न हुआ हो, या ग्रुप में हमारे बहुत सारे साथी ऐसे उपस्थित हैं जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, वो भी उस क्वेश्चन को सोल्व करके मुझसे पहले, मेरा तो नंबर ही नहीं आएगा, हमारे साथी इतने कर्मठ हैं, क्रियाशील हैं, वो आपको उसमें उस क्वेश्चन के बारे में जानकारी प्रदान कर देंगे। तो आज की वीडियो के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।